ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होते जाएंगे वो आपके नोटिफिकेशन में आते रहेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि द साइंस दैट डील्स विद द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। अगर हम बात करें व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक्चुअली है क्या, तो द साइंस दैट डील्स विद द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी विज्ञान की वह शाखा जो अध्ययन करती है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जानवरों की ग्रोथ का, उनके उत्पादन का, उनके बढ़ने का, फॉर ह्यूमन यूज यानी इंसानों के यूज के लिए, इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। मतलब विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत प्लांट्स यानी पौधों, एनिमल्स यानी जानवरों का ग्रोथ का अध्ययन करते हैं मानव यूज के लिए, उसे क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में क्या क्या आता है, तो फर्स्ट इज सॉइल मैनेजमेंट, द कल्टिवेशन ऑफ सॉइल यानी खेत की जुताई हुई। सेकेंड है क्रॉप फार्मिंग यानी ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग का कार्य, खेत को बोना है उसको काटना है, क्रॉप फार्मिंग के अंतर्गत आएगा। थर्ड है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड डेकोरेटिव प्लांट्स। यानी यदि हम फ्रूट्स की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें, फ्लावर्स की बात करें या डेकोरेटिव प्लांट्स की बात करें, ये जितने भी चीज़ें हैं इनको हम हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा सभी को हम क्रॉप या एग्रीकल्चर के अंतर्गत रखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। तो पशुपालन में क्या होता है, द ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लिवस्टॉक इंक्लूडिंग पोल्ट्री, यानी मुर्गी पालन से लेकर लगभग जितने भी जानवरों का हम पालन करते हैं, गाय का, भैंस का, बकरी का, इन सब को का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत। आइए देखते हैं फील्ड। फील्ड किसे कहते हैं, फील्ड मतलब खेत। द लैंड वेयर प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इज नोन एज फील्ड, यानी वो जगह जहाँ पर हम खेती करते हैं, प्लांट्स कल्टिवेट करते हैं, दैट्स कॉल्ड फील्ड। अगर हम बात करें क्रॉप, क्रॉप क्या होता है, तो प्लांट्स ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज इन फील्ड आर नोन एज क्रॉप प्लांट्स आर क्रॉप्स। यानी यदि कहीं पर एक प्लांट्स है तो उसको हम सिंगल प्लांट्स कह सकते हैं, 2 प्लांट्स है तो 2 प्लांट्स कह सकते हैं। बट यदि लार्ज क्वांटिटी में प्लांट्स किसी जगह पर हैं तो उसे हम बोलते हैं क्रॉप। अब बेस्ड अपॉन द सीजन द क्रॉप्स आर डिवाइडेड इन 2 टाइप्स। यदि हम सीजन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। वैसे हम क्रॉप्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक गर्मियों में जो उगाई जाती है, एक सर्दियों में उगाई जाती है, दूसरी बरसात में उगाई जाती है। पर यहाँ पर हम सिर्फ 2 की बात करेंगे। फर्स्ट इज समर क्रॉप्स। समर क्रॉप मतलब जो गर्मियों में उगाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। दूसरा होता है आपका विंटर क्रॉप्स यानी जो सर्दियों में उगाई जाती है, जिसको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। अब बात करते हैं समर क्रॉप्स, जिसे हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। क्या होता है, तो खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर बिटवीन जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड बाय सितंबर अक्टूबर, यानी वो फसलें जिनको हम जून जुलाई में बोते हैं और इसके बाद सितंबर अक्टूबर में समय काट लेते हैं। यानी जैसे ही जून में आपकी बारिश शुरू होती है तो जैसी बारिश शुरू होती है तो खेत में बो देते हैं, और इसके बाद जैसे दिवाली आते आते फिर आपका सितंबर अक्टूबर के समय उसको काट लेते हैं। तो सभी फसलें किसके अंतर्गत आएंगी, खरीफ की फसलों के अंतर्गत। और इसमें एग्जाम्पल में जैसे मान लेते हैं आपका धान है, मूंगफली है, जौ है, कॉटन यानी कपास है, फल्स, दालें हैं, ये सारी फसलें किसके अंतर्गत आती हैं, क्रॉप की फसल के अंतर्गत। आइए नेक्स्ट देखते हैं विंटर क्रॉप्स कॉल्ड रबी, यानी जो विंटर यानी जो सर्दियों में उगाई जाती है उन्हें रबी की फसल कहते हैं। रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर बिटवीन अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्टेड बाय मार्च और अप्रैल, यानी कि जैसे ही खरीफ की क्रॉप को अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में हम काट लेते हैं तो उसके बाद जो हम फसल बोते हैं अक्टूबर और नवंबर में, और जिनको हम मार्च अप्रैल आते आते काट लेते हैं, तो सभी फसलें किसके अंतर्गत आएंगी, रबी की फसल। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो आपका गेहूँ आता है, बरली आता है, मस्टर्ड आता है, सरसों, चना, आलू, मटर, ये सारी जो फसलें होती है किसके अंतर्गत आएंगी, रबी क्रॉप्स के अंतर्गत। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होते हैं कि जिससे मान लेते हैं पुराने समय में जो खेती होती थी तो उस समय रिक्वायरमेंट हमारे पास बहुत कम थी, बहुत कम उत्पादन में भी अपना काम चल जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे कई सारी चीज़ों की आवश्यकताएं बढ़ती गई।
खेती में बहुत ज़्यादा अनाज उगाने की आवश्यकता पड़ी, तो उसके लिए एक सिस्टमेटिक मैनर, एक सिस्टमेटिक वे में खेती हो, सिस्टमेटिक तरीके से जो भी मिनरल्स की ज़रूरत होती है हमारी फसल में, मिट्टी में उनकी ज़रूरत होती है, तो इसके लिए कुछ सिस्टमेटिक वे बनाए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। आइए देखते हैं। द रिसेंट प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर हैज टॉट फार्मर्स टू कल्टिवेट क्रॉप इन द सिस्टमेटिक वे, यानी किसानों को बताया गया है, बढ़ाया गया है कि किस तरह से आपको एक सिस्टमेटिक वे में आपको खेती करनी है। द टेक्स्ट दैट द फार्मर्स फॉलो और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, और इन वेज को किसान जो फॉलो करते हैं उसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। द मेजर स्टेप इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, कुछ मेजर स्टेप्स हैं, उनको पर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले आपको मिट्टी को तैयार करना होता है, मिट्टी की जुताई करनी पड़ती है, उसमें कल्टीवेटर चलाना पड़ता है, उसमें हल चलाना पड़ता है, तो मिट्टी तैयार होती है, उसको बराबर करना पड़ता है, लेवल करना पड़ता है। सेकेंड में आपका आता है सिलेक्शन एंड ग्रोइंग द सीड्स, यानी बीजों को आपको क्या करना, सिलेक्शन करना पड़ता है, कौन सा बीज बोना है, कौन सी क्वालिटी का बोना है, कौन सी उसमें बोना है, फिर उसको अपन बोते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एडिशन ऑफ मैनर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर उसमें अपन को कौन से खरपतवार यूज़ करना है, कौन से केमिकल्स यूज़ करने हैं, कौन सी खाद यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट इरीगेशन, इरीगेशन मतलब होता है सिंचाई, फिर उस फसल को आपको सिंचाई कब कब करनी है, कितनी बार करनी है, कितनी मात्रा में करनी है, किस माध्यम से करनी है, दैट। नेक्स्ट आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट्स, और फिर इसके बाद उस फसल को, मान लेते हैं उस फसल को किससे बचाना है, जानवरों से बचाना है, तो जानवरों के लिए कटीली झाड़ियाँ लगा देते हैं, जानवरों को जाने के लिए रास्ता रोक देते हैं, या फिर कीड़े मकोड़े हैं तो उनके लिए दवा का छिड़काव करते हैं, या फिर अगर खरपतवार उसमें उग रही है फसल में तो उनको खेती से, कुदाली से या खुरपी वगैरह से हम उसकी निराई गुड़ाई भी करते हैं। नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मतलब होता है फसल को काटना, तो फसल को काटते हैं, काटने के बाद उसको मारते हैं, मारने के बाद उसको प्रेशर लगाते हैं, या जो भी मशीनें आजकल हमारे पास यंत्र अवेलेबल हैं उनकी मदद से दाने को अलग करते हैं फसल से, तो उसे कहते हैं हार्वेस्टिंग। और लास्ट क्वेश्चन आपका आएगा स्टोरेज, स्टोरेज मतलब कि आपको उनको कहाँ रखना है, जैसे मान लेते आजकल कोल्ड स्टोरेज आते हैं ताकि कोई भी अनाज हमारा लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। आइए देखते हैं इनको डिटेल में। फर्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को तैयार करना। तो मिट्टी को तैयार कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है प्लाइंग और टेलिंग इनवॉल्व्स लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल यूजिंग ए टूल और एन इम्पोर्टेंट कॉल्ड द प्लाउ, देन द सॉइल इज लेवल्ड लूजिंग द सॉइल। प्लाउंग मतलब होता है खेत जोतना, टिलिंग मतलब होता है बराबर करना, खेत जोतना, कल्टीवेटर चलाना, हल चलाना, इन सारी चीज़ों से क्या होता है, मिट्टी क्या होती है, भुरभुरी बन जाती है, मिट्टी पलट जाती है, मिट्टी में हवा लग जाती है, मिट्टी के कीड़े मकोड़े होते हैं मर जाते हैं, जो घास खरपतवार होती है वो सूख जाती है। इसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं, अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजली, अलाउ टू रूट्स द ब्रीथ इजली, यानी जो रूट्स होता है वो क्या होता है, ब्रीथ इजली, आसानी से ब्रीथ कर सके, आसानी से श्वसन कर सके, तो इससे मिट्टी का भुरभुरा होना आवश्यक है, ताकि बाहर जो वायु है, जो हवा है, वो अंदर तक पहुंचकर जो पौधा है उसकी जड़ तक पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है हेल्प द रूट टू पेनिट्रेट डीपर इनटू द सॉइल, हेल्प्स द रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर, ताकि आपकी जो रूट्स होती हैं वो डीपर मतलब ज़्यादा अंदर तक आसानी से जा सकें, उसके लिए जरूरी है कि आपकी मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। आगे लिखा हुआ है इनेबल फर्टिलाइजर टू मिक्स वेल सॉइल, यानी जो आपकी फर्टिलाइजर अपन यूज़ करते हैं, जो खाद वगैरह यूज़ करते हैं, वो आसानी से मिक्स हो जाए पूरी तरह से, इसलिए खेत की जुताई की आवश्यकता होती है। एंड लास्ट पॉइंट है एड्स द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवॉर्म्स, मिलिटेंट्स, बैक्टीरियाज एंड फंगी, और जो चीज़ें बैक्टीरिया वगैरह हैं, फंगी वगैरह हैं, उनको नष्ट करने के लिए भी हम खेत की जुताई करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन एंड सोइंग द बीज, यानी बीज का सिलेक्शन करना और उसको बोना कैसे करेंगे। तो सीड यूज्ड फॉर सोइंग शुड बी अ गुड क्वालिटी, पहली बात तो सबसे अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, हेल्दी होना चाहिए। फिर है वाइबल एंड फ्री ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए। सीड्स आर सोन मैनुअली बाई ब्रॉडकास्टिंग और बाई सीड ड्रिल, और उसकी क्या करनी चाहिए, उसको मैनुअली दिखाना चाहिए, ब्रॉडकास्टिंग करनी चाहिए कि सुरक्षित है या नहीं। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, तो ब्रॉडकास्टिंग इज द स्कैटरिंग ऑफ सीड ओवर द सॉइल सरफेस बाई हैंड, हाथ के द्वारा। आपने देखा जब खेत की बुआई करते हैं तो हाथ से चने वगैरह की बुआई हाथ से डालते जाए जाते हैं, आजकल मशीनें अपने पास अवेलेबल है, उनके माध्यम से फैलाते हैं हम उसको, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग इज द स्कैटरिंग ऑफ सीड, सीड को फैलाना, किस तरह से खेत में हमें फैलाना है, दैट प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स,
यानी फर्टिलाइजर्स जितने भी खाद हैं उनका उपयोग कैसे करना है, तो प्लांट्स रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन ऑफ ग्रोथ, यानी जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन यानी पोषण की जरूरत होती है, पोषक तत्वों की जरूरत होती है ग्रोथ करने के लिए। दे गेट दीज न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉइल, जो वो मिट्टी से प्राप्त करते हैं। दिस कैन बी डन आइदर बाय द नेचुरल मेथड, ये नेचुरल मेथड हो सकता है, प्रकृति द्वारा हो सकता है, और बाय एडिंग मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स एट द सॉइल, या फिर उसको हम अलग से क्या कर सकते हैं, उसमें खाद डाल सकते हैं, उसमें पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। इसका जो नेचुरल मेथड है उसको आइए देख लेते हैं। नेचुरल मेथड क्या होता है, तो फील्ड्स फॉलो द मेथड ऑफ लीविंग द फील्ड्स विदाउट कल्टिवेटिंग एनी क्रॉप्स टू रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट्स द सॉइल, यानी कुछ समय के लिए मिट्टी को यदि हम छोड़ दें काफी समय के लिए तो क्या हो जाता है, उसमें पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है जैसे मान लो हमने इस बार गेहूं बोया तो अगली बार धान बोएंगे, फिर अगली बार चना बोएंगे, अगली बार गन्ना बोएंगे, यानी क्रॉप को क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूअस आपको बदलना पड़ता है, बदलते रहना चाहिए, जिससे उससे पोषक तत्वों की कमी बनी रहती है। It involves growing two or more crops alternately on the same land in the same growing season so that the soil is not dependent on any particular nutrition। क्योंकि उसका रीज़न क्या होता है, जैसे मान लो इस बार हमने गन्ना बोया तो गन्ने के लिए कुछ अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है तो ग्रहण कर लेगा, बाकी चीज़ें बची रह जाएंगी। अगली बार दूसरी फसल बोएंगे तो उसके लिए जो पोषक तत्वों की जरूरत होगी वो ग्रहण कर लेगा, बाकी चीज़ें बची रहेंगी। इस तरह से चेंज करने से भी आपके पोषक तत्वों की कमी पूरी होती रहती है। आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी मैनर्स और फर्टिलाइजर्स दोनों में डिफरेंट क्या होता है। तो नॉर्मल तौर पर अगर हम सीधी भाषा में अगर हम बात करें तो सीधे से आप कह सकते हो कि मैन्योर्स मतलब होता है जो घर में हम खाद का प्रबंध करते हैं वो, और फर्टिलाइजर्स मतलब जो हम बाजार से खरीद के लाते हैं वो। आइए मैनर्स देखते हैं। दीज आर नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। जो मैनर्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं। नेचुरल मतलब जैसे आपके गोबर की खाद होती है ना, वो आपका क्या होता है, नेचुरल होता है। दैट आर डिवाइडेड फ्रॉम एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रिड्यूस, यानी जो एलिमेंट जो आपका एनिमल वेस्ट होता है, यानी जैसे गोबर होता है या प्लांट्स यानी पौधों को सड़ा के जो बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, मैनर्स कहलाता है। जब फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे तो दीज आर इनऑर्गेनिक साल्ट्स मेड बाय ह्यूमन, और ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं जो ह्यूमन के द्वारा लैब में बनाए जाते हैं, जैसे यूरिया है, DAP है, या और भी कई सारे फर्टिलाइजर्स हम आज की डेट में यूज़ करते हैं। ओके, अब बात करते हैं इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई। सिंचाई कैसे करनी चाहिए, तो इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू फार्म व्हेन नीडेड, यानी जब खेत को पानी की आवश्यकता होती है तो उसको जब हम सिंचाई करते हैं तो आर्टिफिशियल सप्लाई होती है, क्योंकि हम अपने द्वारा करते हैं। तो ये होता क्या होता है, इरिगेशन सिंचाई एक आर्टिफिशियल सप्लाई होती है किसकी, वाटर की, किसमें, खेतों में जब उसकी ज़रूरत होती है। सम ऑफ द मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स आर द फॉलो, तो कुछ मॉडर्न आज की डेट में जो सिंचाई के माध्यम यूज़ किए जाते हैं वो कुछ निम्न तरह के हैं। ध्यान से देखेंगे, उसमें आपके घर में देखा होगा, जहाँ आप लोग खेत में जाते होंगे कभी देखा होगा, तो उसमें आपका स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, यानी बूंद बूंद करके पानी का छिड़काव किया जाता है, जिससे कम पानी में भी आप अधिक जगह तक पानी पहुँचा सकते हैं। एंड सेकेंड है ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप मतलब बूंद बूंद करके जो पानी पहुँचाते हैं उसको बोलते हैं ड्रिप इरीगेशन। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट, यानी जो खरपतवार हैं या जानवर हैं उनसे आपको बचाना है तो कैसे करेंगे, तो खरपतवार से पहले बचाते हैं तो उसको बोलते हैं बीडिंग। क्या बोलते हैं, बीडिंग। यानी वीड्स क्या होते हैं, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप, यानी वीड्स क्या होते हैं, वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है कहाँ पर, क्रॉप्स में, उनको क्या बोलते हैं, वीड्स। दे कंप्लीट विद द क्रॉप्स फॉर वाटर, और वो क्या करते हैं, दे कंप्लीट विद द क्रॉप्स फॉर वाटर, और वो पानी के लिए क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, मिनरल्स एंड सनलाइट एंड देयरफॉर रिड्यूस क्रॉप एड, और जिसकी वजह से जो आपकी फसल होती है उसका उत्पादन में कमी होती है, क्योंकि जो फसल के लिए आपको आपने वाटर दिया है, आपने सनलाइट दी है, आपने जो भी उत्पादन के लिए आपने जो मतलब क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर्स वगैरह दिए हैं, तो जो खरपतवार होते हैं वो ग्रहण कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी फसल का उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे देखते हैं, इसमें से इसमें एक होता है अमरांथस। अमरांथस क्या होता है, इज अ वेरी कॉमन वीड विच ग्रो विद ऑलमोस्ट एवरी क्रॉप। आपने देखा होगा धूप वगैरह जो होती है वो किसी भी फसल में आसानी से उगी रहती है, ठीक उसी के अंतर्गत आता है। एंड ब्रीडिंग कैन बी डन मैनुअली यूजिंग ए ट्रेवल ऑफ by the using of seed drill using certain chemicals can breedings, for example pyrrhizine common leucine and galphon sanitize of P4। एक्चुअली क्या होता है कि अब जैसे ब्रीडिंग को यानी जो खरपतवार है उसको हटाना है तो उसके दो रास्ते हैं, या तो मैनुअली आप हाथ से खुरपी से कुदाल से उसको निकालते हैं ज़मीन से,
उत्तम होता है। और या उसके अलावा हम कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से जो आपके खरपतवार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पेट्स यानी जानवरों से अगर हमें सुरक्षा करना है तो कीड़े मकोड़े से सुरक्षा करना है तो कैसे करेंगे? तो इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े दैट अटैक क्रॉप्स एंड डैमेज देम आर कॉल्ड पेट्स, यानी वे जानवर जो वे कीड़े मकोड़े जो क्रॉप्स को डैमेज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पेट्स कहते हैं। पेट्स कैन बी कंट्रोल्ड बाई पेस्टिसाइड्स विच आर पॉइजनस केमिकल्स यानी जहरीली दवाइयाँ होती हैं, उनका यूज़ करने से पेट्स क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। एंड पेस्टिसाइड्स किल्स पेट्स एज वेल देयर एग्स एंड लार्वास बट डू नॉट अफेक्ट द प्लांट। और ये क्या करते हैं कि उन पेट्स को एज वेल एज उनके जो अंडे होते हैं, उनके लार्वास होते हैं, उनको सबको नष्ट कर देते हैं, लेकिन प्लांट्स में कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो इसका भी हम यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब होता है फसल को काटना, यानी फसल को आपको कैसे काटना है। तो हार्वेस्टिंग इज द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मैन्यूज फ्रॉम द फील्ड, यानी हार्वेस्टिंग इज द कटिंग एंड गैदरिंग। कटिंग मतलब काटना, गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना ऑफ द मिक्सचर क्रॉप फ्रॉम द फील्ड से जो है फसलों को काटना, उनको इकट्ठा करना क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग कहलाता है। थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द edible parts of grain from the scale. edible chest from dust, यानी थ्रेशिंग इज प्रोसेस। थ्रेशिंग मतलब होता है, थ्रेशर मतलब होता है जो मशीनों द्वारा अपन थ्रेशिंग करते हैं, जिससे अपन फसल से जो एडिबल पार्ट्स होता है, अनाज होता है, उसको निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं थ्रेशिंग प्रोसेस। आगे लिखा हुआ है कंबाइन हार्वेस्ट इन ए फॉर्म ऑफ मशीन। कंबाइन हार्वेस्टर क्या होता है? मशीन होता है विच डज बोथ हार्वेस्टिंग एज वेल एज थ्रेशिंग, जो हार्वेस्टिंग यानी फसल की कटाई भी करता है, उसको इकट्ठा भी करता है, एंड थ्रेशिंग भी करता है, यानी अनाज को निकालने का काम भी करता है। आगे लिखा हुआ है विंड विनोइंग। विंड विनोइंग क्या होता है? इज अ मेथड टू सेपरेट ग्राउंड फ्रॉम chaff बाय ब्लोइंग द मिक्सचर इनटू एयर विद द ब्लोइंग फैन। यानी आपने देखा होगा जब फसल की मड़ाई हो जाती है तो मड़ाई के बाद आपको अनाज को अलग करना होता है। तो अनाज को अलग करने का तरीका क्या होता है कि पंखे के सामने हम उसको उड़ाते हैं तो जो भूसा वगैरह होता है उड़ जाता है, अनाज आपका नीचे रह जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? विंड विनोइंग। आइए हम बात करते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज में हम बात कर रहे हैं लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन ग्रेनल्स और सॉइल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेट्स लाइक रोडेंट्स, माइक्रोब्स एंड इंसेक्ट। स्टोरेज की जरूरत क्यों पड़ती है? एक्चुअली स्टोरेज हम इसलिए करते हैं कि जो भी फसल का हम उत्पादन करते हैं उसे लंबे समय तक चलाना है, और उस लंबे समय तक चलाने के लिए उसमें कोई भी प्रकार के कीड़े नहीं लगे, क्योंकि आपने देखा हो कई सारे प्रकार के कीड़े होते हैं, कुछ पाई करके कीड़ा आता है, या ये माइक्रो रोडियम, ये सभी प्रकार के जो कीड़े होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोड्यूस, यानी क्रॉप यानी फसल को इंक्रीज करना, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करना, तो क्या करना चाहिए? तो क्रॉप प्रोड्यूस कैन बी इंक्रीडेड इन इंक्रीजिंग द लैंड अंडर कल्टिवेशन, यानी कल्टिवेशन मतलब खेती के द्वारा, बाई इम्प्रूवमेंट इन द मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड बाई डेवलपिंग बेटर वेरिएबल्स ऑफ क्रॉप बाई प्लांट ब्रीडिंग। यानी कैसे आपको फसल का उत्पादन बढ़ाना है, तो इसमें मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपका जो कल्टीवेशन का जो तरीका है उसमें सुधार करना है, दूसरा एग्रीकल्चर का जो मेथड है वो सुधार करना है, तीसरा आपका डेवलपिंग बेटर वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, यानी जो वैरायटी है क्रॉप्स की उसको आपको बेटर करना है, ठीक है। इसके बाद है बाई प्लांट ब्रीडिंग मतलब पौधों का जो उत्पादन की प्रक्रिया है उसको अपन करना है। तीसरा आपका हाइब्रिडाइजेशन मतलब ये होता है कि दो फसलों को मिलाकर तीसरी फसल बनाना, इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इज ए टेक्निक यूज्ड फॉर, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? It is a technique used for plant breeding in which varieties which desired characteristics of high yield and resistance to disease are developed। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम नए नए प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं पुराने प्लांट्स से, और इसकी जो रेसिस्टेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको सामने डिस्कस करने वाला हूँ, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। एयर कंटेन्स अबाउट 78% नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज यूज्ड बाय लाइफ फॉर्म्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, एमिनो एसिड एंड न्यूक्लियस एसिड। यानी जो हमारा हवा है, एयर है,
एयर में 78% नाइट्रोजन गैस अवेलेबल होती है और नाइट्रोजन इज यूज बाई लाइफ फॉर्म्स टू फॉर्मेशन, यानी जो नाइट्रोजन होती है वो फॉर्मेशन के लिए यूज होती है, काहे के लिए, प्रोटीन के लिए, अमीनो एसिड के लिए एंड न्यूक्लियस एसिड प्रोड्यूस करने के लिए। द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन बीइंग फिक्स्ड यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड लेटर रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इज रिफर्ड एज द नाइट्रोजन साइकिल। यानी जो साइकिल का प्रोसेस क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होती है वो फिक्स है 78% टू 78%, वो कम या ज़्यादा नहीं होती है। अब नाइट्रोजन जो है प्लांट द्वारा यूज़ की जाती है, एनिमल्स द्वारा यूज़ की जाती है और इसके बाद वापस से फिर से एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। अगर हम बात करें इनमें स्टेप कौन कौन से होते हैं नाइट्रोजन साइकिल में, तो फर्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या होता है, तो फिक्सिंग फ्री नाइट्रोजन गैस एट द एटमॉस्फेयर इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय ऑर्गेनिक सच एज राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है, वो नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करता है और इसके बाद रिलीज करता है। नाइट्रोजन ऑस्मोसिस क्या होता है, कन्वर्टिंग इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन ऑर्गेनिक, यानी जो आपका नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। आगे बोलते हैं अमोनोफिकेशन। अमोनोफिकेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, अमोनिया के रूप में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। है नाइट्रोफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स इन द सॉइल विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। नाइट्रोजन कैसे होता है, बैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। एंड लास्ट है आपका डेनिट्रिफिकेशन। डेनिट्रिफिकेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रोजन गैस, यानी जो नाइट्रोजन जो है बैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हुआ है उसी नाइट्रेट्स को फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डेनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो ये अच्छा चैप्टर यहाँ से एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा। अगला पॉइंट है आपका एनिमल हस्बेंड्री, मतलब पशुपालन। पशुपालन मतलब जैसे मैंने हमें बताया कि हमने पौधों का उत्पादन किया अपनी ज़रूरतों के लिए, उसी तरह हम जानवरों का पालन भी अपनी ज़रूरत के लिए करते हैं। इसमें आपको पहला आता है द ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल फॉर फूड एंड अदर पर्पजेज इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। क्या होता है हस्बेंड्री, तो ब्रीडिंग मतलब होता है उत्पादन करना, जन्म द्वारा, फीडिंग मतलब भोजन करवाना, केयर मतलब केयर देखभाल करना, ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए हम करते हैं। गाय के लिए फूड फॉर भोजन के लिए या फिर दूसरे पर्पज़ के लिए। जैसे मान लो गाय है, गाय का हम यूज़ किस लिए करते हैं, दूध के लिए करते हैं, भोजन के लिए। भैंस का भोजन के लिए करते हैं, भेड़ का ऊन के लिए करते हैं और मुर्गी का अंडे के लिए करते हैं। तो ये सब अलग अलग होता है और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। दूसरे चीज़ हम क्या करते हैं, मीट एंड एग एडिंग एनिमल सच ए गुड, यानी मीट यानी मांस खाने के लिए, अंडा खाने के लिए, अंडे के उत्पादन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, गोट का यूज़ करते हैं, फिर आपका मुर्गियों का यूज़ करते हैं, एनिमल्स चिकन का यूज़ करते हैं, डक यानी बतख का यूज़ करते हैं। ये सारी जो फिश का यानी मछलियों का, सीप यानी भेड़ का, इन सारे जानवरों को हम पालते हैं और इसलिए बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। मिल्क के लिए क्या करते हैं, मिल्क ब्रीडिंग के लिए अपन करते हैं एनिमल सच एज काऊ, कैथेलोस, गोट एंड कैमल, इनका उत्पादन हम किस लिए करते हैं, दूध के लिए करते हैं। लार्ज स्केल रेयरिंग ऑफ फिश ऑफ फूड इज नोन एज पिसीकल्चर। लार्ज स्केल रेयरिंग ऑफ फिश फॉर फूड, यानी खाने के लिए भी हम मछलियों का उत्पादन करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पिसीकल्चर। लार्ज स्केल रेयरिंग ऑफ हनी बी इज नोन एज एपीकल्चर। अगर हम मधुमक्खी का उत्पादन करते हैं शहद के लिए तो उसे अपन बोलते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर किसे को बोलते हैं, मधुमक्खी उत्पादन को, और पिसीकल्चर किसे कहते हैं, पिसीकल्चर अपन कहते हैं मछली उत्पादन को। इस तरह से अलग अलग चीज़ों के उत्पादन को अपन अलग अलग चीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ से समाप्त होता है। फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो गया है। आपको वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज करके देखना है। कोई भी डाउट्स आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। मेरा पर्सनल आपका नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी आपका नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उस समय आप तुरंत हमारे साथ जुड़ेंगे और वीडियोस देखेंगे तथा अपना जो एग्ज़ाम आने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी पूरी कर पाएंगे। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe the channel and press the bell icon for daily notification. Thank you so much.